वापसी की अपील की है। हमारी खास रिपोर्ट। निजामाबाद के 30 साला नौजवान शेख अजीम ने सऊदी अरब के इलाका जैजान में सऊदी शहरी नासिर अल हरबी के पास मुलाजमत की थी। इसी दौरान शेख अजीम से कफील की 27 साला लड़की रजा अल हरबी को इश्क हो गया। 2018 में अजीमुद्दीन वतन वापस हो गए। सऊदी लड़की अपने वालिदैन को ओमान जाने का बहाना करके नेपाल पहुंची और अजीमुद्दीन के साथ नेपाल से हिंदुस्तान आई। 2018 में अजीमुद्दीन से उसने शादी कर ली। लड़की के वालिद को बेटी की शादी का इल्म हुआ तो उसने सऊदी सिफारत खाने की मदद से लड़की के अगवा की शिकायत दर्ज कराई। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दस्तावेजात की जांच के बाद दोनों को साथ रहने की इजाजत दे दी। मेरे बच्चा सऊदी गया था, वहाँ बोला को उनसे रजा से मुलाकात हुई उनसे, और वहाँ से मेरा बच्चा थोड़े दिन रह के यहाँ पर आ गया। दोनों वहाँ से आके फिर यहाँ पे यहाँ पे रहने के बाद यहाँ पे पूरा केस पूरा क्लोज हो गया। होने के बाद फिर उनके वालिद साहब वहाँ से फ़ोन करे आओ बोल के, वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद एयरपोर्ट से मेरे बच्चे को वहाँ पर पकड़ लिए। उसके वालिद वहाँ से बहुत सारा उसको फ़ोन करके तू आजा बोल के उसको फोर्स कर रहे थे, और वही प्रेशर में और वो वापस जो है ना सऊदी जाने के लिए तैयार हो गई। एग्जिट परमिट आने के बाद उसने शर्त रखी कि मेरा शौहर मेरे साथ आएगा, तो उसके फादर ने वहाँ से उसको वीज़ा भेजा। अजीमुद्दीन और रजा अल हरबी दोनों हैदराबाद से जिद्दा रवाना हुए 20 अप्रैल 2019 को। वहाँ इमीडिएटली एयरपोर्ट जाने के बाद दोनों को अरेस्ट किया गया और लड़के को वहीं पे रोक लिया गया और लड़की को उसके घर जाने के लिए कहा। 45 डेज के बाद रमज़ान की ईद से 4 दिन पहले उसको जेल भेज दिया गया। वो शमेसी जेल बोलकर है जिद्दा सऊदी अरेबिया। सऊदी कफील ने एक मंसूबे के तहत अपनी लड़की को डिलीवरी के लिए सऊदी अरब आने की दावत दी। अपने दामाद अजीम के वीजा का भी बंदोबस्त किया। अजीम और रजा अल हरबी 20 अप्रैल 2019 को सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट पर ही अजीम को गिरफ्तार कर लिया गया। अजीमुद्दीन की वालिदा ने अपने बेटे, बहू और पोती की वापसी के लिए वजीर खारजा S.J. शंकर से अपील की है। गवर्नमेंट से भी मेरे को सपोर्ट होना और वहाँ के भी गवर्नमेंट से सपोर्ट होना, ओला से बहुत बहुत गुजारिश है मेरी। मेरा बच्चा और मेरी बहू जल्दी से जल्दी इधर आ जाना, इंडिया आ जाना। तेलंगाना गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट श्री जयशंकर साहब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से गुजारिश करते हैं कि ये केस में थोड़ा रोशनी डालकर ये दोनों को जल्द से जल्द रिहा कराएं। और मई 2018 में शेख अजीमुद्दीन और रजा अल हरबी की शादी भी मीडिया की सुर्खियों में थी। सऊदी लड़की को निजामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी क़याम के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। सऊदी जेल में कैद नौजवान एक शौहर के साथ साथ एक बेटी का बाप और एक माँ का बेटा भी है। शेख अजीमुद्दीन की इंसानी बुनियाद पर रिहाई हिंद सऊदी ताल्लुकात की बेहतरी में मदद हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारियों और हिकमत अमली के सिलसिले में मौलाना हिसामुद्दीन सानी जफर पाशा ने अहम इजलास तलब किया है। इजलास में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात की मज़म्मत की गई, साथ ही सियासी लीडरों के किरदार और मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर गौर खौस किया गया। हुजूमी तशद्दुद पर उम्मत मुस्लिमा में शऊर उजागर करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मौलाना मोहम्मद हिसामुद्दीन सानी जफर पाशा ने बताया कि शुमाली हिंद में जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, इन वाक़यात के तदारुक के लिए ये ज़रूरी है। और आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां गुलाम नबी आज़ाद खिताब कर रहे हैं। बॉर्डर पे जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के जेल में उनका देहांत था। मैं इसको ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि 11 मई 1953 को स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जब जम्मू कश्मीर जा रहे थे तो उन दिनों परमिट का सिस्टम था। अब वो सिस्टम ठीक था या ना था, वो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं थी। एंट्री परमिट, और उन्होंने एंट्री परमिट को अप्लाई करने के लिए
इनकार कर दिया, और जिसके कारण उनको जाहिर है वायलेशन ऑफ एक्ट था, तो उनको गिरफ्तार करना पड़ा और उनको जेल में नहीं लिया गया। सभी जानते हैं चश्मा शाही को। आजादी के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए कहीं प्राइम मिनिस्टर हाउस बना, वो चश्मा शाही बना। जहां राजभवन है वो चश्मा शाही, तो चश्मा शाही के गेस्ट हाउस में माननीय वो रहे पहले दिन से और आखिर तक, जब तक वो जीवित रहे, और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर्स बुलाए गए थे, वो ठीक नहीं हो पाए। एक तो मुझे, और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनकी मृत्यु हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर में नहीं थे। दूसरा, उसी तरह से बताया गया कि जब जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंटेटिव्स चुने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, तो एन गोपाला स्वामी आहंगर ने नेहरू को बताया कि आपने एक भी व्यक्ति वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी का नहीं रखा गया है, तो उनके कहने से रखा गया। तो मैं यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट 27 मई 49 की निकालता हूं और कोट करता हूं। आई कोट, in October 1947 accession took place. Soon after that took place, the Maharaja set up an emergency administration, the head of which was Sheikh Muhammad Abdullah, the leader of the most popular party in Kashmir. In March 48, he submitted for the emergency, he substituted for this emergency administration what is called a popular interim government consisting of the Council of Ministers. He called Sheikh Muhammad Abdullah to accept the office of Prime Minister and left it to him to choose his colleagues. Again I quote, the point that I wish to urge is that while two of these representatives would be in any case under the present rule be the persons who could be nominated by the ruler. Ruler was Maharaja. We are suggesting that all the four persons should be nominated by the ruler on the advice of the Prime Minister. The Prime Minister happens to represent the largest political party in the state. Apart from that, we have got to remember that the Prime Minister and his government are not based upon the Parja Sabha, which is dead, but based rather upon the fact that they represent the largest political party in the state. Therefore, it is only appropriate that the head of this party, who is also the Prime Minister, should have the privilege of advising the ruler as to who would be the proper representative of the Kashmirian Constitution. तो ये दो चीजें मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि इसी तरह का जब इतिहास बाहर पढ़ाया जाता है तो हमारे देश में बहुत सारे विवाद खड़े हो जाते हैं। जब इस तरह की बातें सुनाई जाती है जिनका कोई आधार नहीं होता है, तो जाहिर है नेहरू के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ इस तरह का गुस्सा आता ही हमेशा। सर, मैं यहां हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने बाद में बोला, लेकिन बहुत सारे हमारे साथियों ने विशेष रूप से सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, जैसे मैंने कहा कि 40 साल से वही अटैक, वही नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, प्लेटर पे दिया, थाली पे दिया, इन तमाम चीजों का उल्लेख आज पहली दफा नहीं हो रहा है। बात मैं समझता हूं कि पूरे कश्मीर के मामले में 5-6 लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूं कि जिसकी वजह से यह संभव हुआ, जो हीरो हैं कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने में,
اس میں پنڈت جواہر لال نہرو ہے, اس میں شیخ محمد عبداللہ, اس میں کشمیر کی جنتا, اس میں کرنل رنجیت رائے جس کی ریجمنٹ میں پہلے وہاں فوج پہنچی اور وہ پہلے آدمی ہیں جو شہید ہوئے, مقبول شیروانی ہے, بریگیڈیئر عثمان. یہ سب کی وجہ سے یہ سمبھو ہو پا. میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جب 26 اکتوبر 1947 ایکسیشن ہوا, میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں, میں چاہوں گا کہ ہمارے اس طرف کے ساتھی لوگ, میں اس وواد میں جاؤں گا تو بہت بڑا جائے, لیکن ایکسیشن کا جو پتر مہاراجا نے واسرائے کو لکھا, کیونکہ اس وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ واسرائے تھے, اور واسرائے نے واپس کیا لکھا اس ایکسیشن کو ایکسپٹ کرتے ہوئے مہاراجا کو, میں یہاں پڑھنا نہیں چاہوں گا, میں جو چاہے گا میں اس کو دے دوں گا, وہ اس لیے اس وواد میں نہیں جائے. لیکن اس وواد کے بعد 26 اکتوبر 1947 کو ایکسیشن ہوتا, اور 27 اکتوبر 12 گھنٹے کے اندر اندر پنڈت جواہر لال نہرو فوج سری نگر میں اتارتے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے. اس وقت اتنے ہمارے جہاز نہیں تھے بڑے آرمی کے, جو ہمارے باقی جگہ سے جہاز لائے گئے اس وقت جو چھوٹے جہاز سے اور صفدر جنگ سے اڑے, وہ جو دوسرے سویلین جہاز پیسنجر تھے جہاز تھے, ان میں سے ہوائی جہاز تھے, ان میں اتارا گیا. تو اتنا ترنت 12 گھنٹے کے اندر اندر, میں بعد میں آنا چاہوں گا کہ 17 اکتوبر سے 27 اکتوبر سے پہلے کیا ہو گیا. 27 اکتوبر اور 26 اکتوبر ایکسیشن سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا. ایکسیشن سے پہلے اکتوبر شروع میں ہی 47 کے راجوری پونچھ جموں پروونس میں پڑتا ہے, یہ تمام جگہیں, یہاں ابراہیم خان ایم ایل اے جو مسلم کانفرنس کے لیڈر تھے, انہوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا, ایکسیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ پورا جموں کشمیر, اور اس نے اپنے گھر میں, وہ ویدھان سبھا کے ممبر تھے, انہوں نے اپنے گھر میں اسمبلی بلائی کچھ لوگوں کی اور کہا کہ جموں کشمیر پاکستان کو چلا جائے. اور وہاں ریبل پونچھ راجوری میں جو ورلڈ وار سیکنڈ میں 60,000 فوجی واپس آئے گئے تھے ہتھیار سمیت, وہاں کا کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے ریبیلین شروع کر دی. تو اس لیے 3 لوگ وہاں مل گئے تھے, پاکستان کی فوج, لوکل ریبیلینز, اور وہاں کے جو پاک سے دوسرے لوگ آئے تھے, اور انہوں نے میرپور تحصیل لے لی تھی, کوٹلی تحصیل لے لی تھی, راجوری جس کو ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں, ماننیے گرہ منتری جی وہاں گئے ہیں الیکشنوں کے دوران, بھمبر لے گئے تھے, حویلی تحصیل, حویلی ڈسٹرکٹ جس کو ہم پونچھ ڈسٹرکٹ کہتے ہیں اس کو حویلی کہتے ہیں, حویلی تحصیل بھی لے گئے تھے. صرف ہمارے پاس 2 اسکوائر کلومیٹر شہر تھا, یہ سب ہمارے ایکسیشن سے پہلے لے گئے تھے. مینڈر لے گئے تھے, باغ تحصیل لے گئے تھے, اور ناردرن سائیڈ, یہ تو جموں سائیڈ ہوا, ناردرن سائیڈ مظفر ایریا اور بارہمولہ اور اوڑی, اور مظفر آباد 22 اکتوبر کو لیا تھا, اور 24 اکتوبر کو, وہ بھی پہلے ہمارے ایکسیشن سے پہلے,
उड़ी और बारामूला लिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए यह कहना बड़ा आसान है कि पंडित नेहरू वहां पहुंच गए थे तो आप बारापूरा क्यों नहीं लिया। और उधर लद्दाख में, गिलगित में जो इंचार्ज फौजी थे, वो फौजी खुद लोगों से मिलकर उनने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर कोई छोटा सा एरिया नहीं, 2.25 लाख किलोमीटर का एरिया था और सब 90% पहाड़ है। जम्मू शहर है और थोड़ी सी वैली, तो 3 जगह पे लड़ाई लड़नी थी। जम्मू प्रोविंस में जो आज के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे बॉर्डर के, राजौरी और पुंछ, और कश्मीर में उड़ी से लेकर बारामूला से लेकर श्रीनगर की तरफ वो जा रहे थे, और लद्दाख में करगिल वो ले गए थे, और दूसरा एरिया तो खुद ही अपने उन्होंने डिक्लेयर किया था, और करगिल और लेह के बीच में रास्ता बंद किया था क्योंकि द्रास उन्होंने ले लिया था। अगर ये हिस्ट्री पढ़ाई जाए कि ये आसान नहीं था, 14 नवंबर को हमारी फौज ने पूरी वैली को क्लियर किया, बारामूला भी लिया, उड़ी भी लिया। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा, जब मैंने कहा कि कश्मीर के लोग, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं कहना चाहूंगा, हमारे मतभेद उनके राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए उन्होंने क्या, कश्मीर के लोगों ने क्या किया, मैं गृह मंत्री जी को वो दे दूंगा किसी वक्त, कि कश्मीर के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने 10,000 लोग जमा किए, एक मलेशिया बनाई, और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया और आर्मी के साथ इन रेडर्स को धकेलने का काम कर दिया। आपको हैरानी होगी, माननीय गृह मंत्री जी उस वक्त शेरवानी था, जो मकबूल शेरवानी, 19 साल का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्ग, उन्होंने बारामूला में रोका जो कबाइली हमला करने वाले थे। इत्तेफाक से उसने कहा कि कश्मीर का रास्ता मैं बताऊंगा। वो इंतजार कर रहा था जब तक भारतीय फौज नहीं आएगी तब तक मुझे इसे रोकना। लेकिन एक आदमी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था, जिसने पहले जिना जब कश्मीर गए थे तो उसकी मीटिंग में भी गड़बड़ किया था, वो जिना के खिलाफ था और मुस्लिम लीग के खिलाफ था, उस नौजवान लड़के ने पाकिस्तान के रजाकार और पाकिस्तान की फौज को रास्ता गलत दिखाया। उस वक्त आज की सड़कें नहीं थी कि आप 1 घंटे में बारामूला से श्रीनगर पहुंच सकते हैं, और तब तक उसने गलत रास्ता दिखाया जब तक हिंदुस्तान की फौज श्रीनगर में नहीं उतरी। और जब पाकिस्तान के उन रजाकारों को और पाकिस्तान की फौज को यह मालूम हुआ कि इस मकबूल शेरवानी ने हमको गुमराह किया है, जानबूझ के गुमराह किया है, वो हिंदुस्तान की फौज का इंतजार कर रहा था, उसकी छाती पे 14 गोलियां मारी और उसे बारामूला के एक सिनेमा के सामने दोनों पेड़ों से बांध के कई दिन रखा, ताकि ये नसीहत मिले कश्मीर के लोगों को कि हमारी वो खबर किसी थी। जब पाकिस्तान की फौज आई, रजाकार आए, उन्होंने कश्मीर के हिंदू, मुसलमानों और सिख, बारामूला में तब से ही सिख रहते हैं, उन सब के साथ, उनकी जायदाद के साथ, उनके पैसों के साथ, उनका जो नारा था वो बहुत खतरनाक नारा था। वो था कि मुसलमानों के घर ले लो, सिखों की गर्दन ले लो,
اور ہندو بھائیوں کا زر لے لو, زر مطلب ہے پیسہ, اور انہوں نے کسی کی بہو بیٹی ہندو ہو مسلمان, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب مقبول کو اس طرح سے مار سکتے ہیں تو کیا کر سکتے. وہاں ایک مسلمان تھا, اس کا نام مجھے یاد نہیں, لکھا ہے ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا. اس نے قرآن اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ اگر کسی بھی سکھ اور ہندو کی بہو بیٹی کو ہاتھ لگایا تو اس قرآن کے اوپر اور میری لاش کے اوپر میں جانا ہوگا. اور انہوں نے اس کو مار دیا اور اس کی لاش اور قرآن کے اوپر سے چلے گئے, اور جو بھی ان کو کرنا تھا. نیشنل کانفرنس کا کیا نعرہ تھا؟ نیشنل کانفرنس نے ملیشیا بنائی, والنٹیئرز بنائے ویلی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. انہوں نے وومن ونگ بنائی, مہلاؤں کے ایک ونگ بنایا, اور نعرہ تھا حملہ آور خبردار, حملہ آور خبردار. حملہ آور ہوتا ہے ایگریسر, حملہ آور خبردار, سلامتی فوج ہے تیار. یہ فوج جو بنائی تھی ملیشیا کا نیشنل کانفرنس نے, اس کا نام تھا سلامتی فوج. سلامتی مینز پروٹیکشن فوج. یہ لوگوں کی پروٹیکشن کرتی تھی اور یہی آرمی کی مدد کرتی تھی پاکستانیوں کو, گھسپیٹیوں کو دھکیلنے کے لیے. دوسرا نعرہ تھا قدم قدم بڑھے ہم, قدم قدم بڑھیں گے ہم, محاذ پہ لڑیں گے ہم. یہ کشمیری کی اس کشمیریوں کا نعرہ تھا اور بڑھ رہے تھے. ہمارے بہت ساتھی دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں, لیکن میں نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ قدم قدم بڑھیں گے ہم اور محاذ پہ ہم لڑیں گے ہم. وہ لڑیں گے تو بیچارہ کسی گائے چرانے والے کو, بکری والے کو, اس سے لڑیں گے, لیکن یہاں نہیں لڑیں گے. یہ کشمیر کے لوگ لڑ رہے تھے, وہ لڑ رہے تھے, انہوں نے کشمیر کو بچایا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے ہیرو اگر ہے تو یہ کشمیر کے لوگ, جس شیخ محمد عبداللہ صبح سے شام اس صدن اور اس صدن میں اور باہر میں کئی راجنیتک دل گالیاں دیتے ہیں, یہ اسی شیخ محمد عبداللہ کی نیشنل کانفرنس جو محاذ پہ لڑنے کے لیے اور ملیشیا پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے ملیشیا بنائی تھی. شیخ عبداللہ نے 27 اکتوبر 1947 کو کیا کہا؟ The raiders abducted our women, they massacred children, they loot everything and they looted everything and everyone. فروری 5 1948 کو کیا کہتا شیخ عبداللہ؟ We have decided to work with and die with India. We made our decision not October last, but in 1944, when we resisted the advances of Jinnah. وہ کہتا ہم نے آج فیصلہ نہیں کیا 1947 میں, یہ 1948 کے 5 فروری کو کہتا کہ جب ہم نے جناح کو کشمیر میں اس کو روکا, اسے بھاشن نہیں کرنے دیا, اسے آنے نہیں دیا, تب ہم نے فیصلہ کیا تھا, نرنے لیا تھا ہم بھارت کے ساتھ جائیں گے, جناح کے ساتھ نہیں جائیں گے. Our refusal was categorical. Ever since the National Conference had attempted to keep the state clear of pernicious two-nation theory while fighting the world's worst autocracy, the Pakistan. پریس کانفرنس دلی میں مارچ 7 1948 کو کیا کہا؟ میں اسٹیٹسمین کوٹ کر رہا ہوں. پاکستان has no right to demand plebiscite in Kashmir after committing aggression on her. By her action, Pakistan has permanently branded himself as the aggressor and we have no truck with her. We have made our choice and linked our destiny with India
and nothing can separate us now. पब्लिक मीटिंग श्रीनगर में 26 मई 1948 को कहता है, आई एम कोटिंग हिंदुस्तान टाइम्स, उस वक्त का हिंदुस्तान टाइम्स, आज नहीं. कश्मीर विल एवर बी विद इंडिया, वट एवर सेक्रीफाइस वी शैल हैव टू मेक, वी आर ऑल इंडियंस एंड इंडिया इज आवर होमलैंड. मई 29, 1948, again for Sheikh Abdullah, we the people of Jammu Kashmir have thrown our lot with the Indian people, not in the heat of passion or a moment of despair, but by our deliberate choice. The union of our people has been fused by the community of ideas and common suffering in the cause of the freedom. India is pledged to principles of secular democracy, and we are also pursuit of the same objective. A special convention of representatives of J&K, again Hindu, 14 October 1948, the pledge I gave to Nehru. आज आप कहते हैं नेहरू ने सब कुछ किया, तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला पहले से बात कर रहे थे कि आप उधर नहीं जाओगे, इधर जाओगे. The pledge I gave to Mr. Nehru last year that Kashmir will be part of India has now become the eternal bond. ये नेहरू है और ये शेख अब्दुल्ला है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है. मकबूल शेरवानी के बारे में बता, उसको उसी वक्त लाइन का दर्जा दिया गया और आज भी आर्मी उनके बारे में बहुत वहां उनको श्रद्धांजलि अर्पण करती. जब एक तरफ कश्मीर को क्लियर किया गया, बारामूला तक क्लियर किया गया, उड़ी तक क्लियर किया गया, तो अभी दूसरी तरफ से काम चल रहा था लद्दाख को बचाने, क्योंकि आधा गिलगित वगैरह वो ले गए थे. पूरी सरकार और लोग जो भी वहां उस वक्त थे वो खुद ही मिल गए, लेकिन हमारे लद्दाख को बचाने वाला कारगिल और ये सब रास्ता बंद कर दिया था, इसको ले गए थे. तो इधर से उस वक्त टैंक उस पहाड़ से चलकर वहां पहुंच गया और उसको रिट्रीव किया 11,000 फुट की, और रास्ता लेह के लिए क्लियर किया और रिट्रीव किया कारगिल. आप कहते हैं कि बारामूला से फिर वो नेहरू वहां क्यों नहीं गए? नेहरू को बताया गया कि आप राजौरी पुंछ छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, क्योंकि वो दोनों डिस्ट्रिक्ट ले गया, जिसको आज डिस्ट्रिक्ट के सब तहसीलें ले गया. एक तहसील हेडक्वार्टर बची थी. बड़ी तहसीलें अभी भी उनके पास, नौशहरा बची थी, लेकिन उनको सलाह दी गई उस वक्त क्या मुजफ्फराबाद ले लो और ये जम्मू का राजौरी पुंछ छोड़ दो. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कि कोशिश करो पुंछ ये मुजफ्फराबाद, लेकिन सारी फोर्सेस अगर यहां रखोगे, जो राजौरी पुंछ में 40,000 हिंदू शरणार्थी पार से आए हैं, ये अगर उन पर छोड़ दोगे तो उनकी एक भी लाश नहीं मिलेगी, एक भी आदमी जिंदा नहीं मिलेगी. इसलिए तुरंत वैली को करने के लिए, और मुजफ्फराबाद में उस वक्त पाकिस्तान की पूरी फौज बैठी है आपको मुकाबला, क्योंकि वो अभी यहां से एक कदम आपको चलने नहीं देंगे. और वास्तवता यही है कि जब यहां से धकेल दिए गए तो वो पूरी फौज वहां उनकी मुजफ्फराबाद, क्योंकि बारामूला के कुछ किलोमीटर के बाद ही पहाड़ के उस तरफ बारामूला आके मुजफ्फराबाद आता है. तो इसलिए 2 प्लाटून भेजी गई, एक जम्मू के रास्ते से पुंछ के लिए और दूसरा उड़ी से
ایک نہیں، اوڑی سے پنچ کے لیے، اس ایریا کو بچانے کے لیے. بچہ تو کچھ نہیں تھا کہ کچھ کوشش کرے لے پائیں. اور دوسرا، عثمان، بریگیڈیئر عثمان کی لیڈرشپ میں یہ کوٹلی کے لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ کچھ ایریا لے گیا تھا. آج کی طرح سیدھے پہنچنا آسان نہیں تھا. کوٹلی پہنچے بریگیڈیئر عثمان، لیکن واپس لوٹے کیونکہ بہت سارے ہندو سردار تھے وہاں تھے. ان کو لے کے آ گئے وہ جھنگڑ، اور دوسرے دن پھر واپس گئے. ان کو پہنچا کر سیف جگہ لائی ہوئی جھنگڑ تھی. جنگیں ہم ہار گئے. پاکستان نے نوشہرہ، جو بڑا شہر، گرہ منتری کبھی گئے ہوں گے کہ نہیں، یہاں بھینکر لڑائی کئی مہینوں تک چلی. بریگیڈیئر عثمان کے نیترتو پاکستان کے 1000 فوجی مارے گئے اور 1000 زخمی ہو گئے، اور بریگیڈیئر عثمان کے نیترتو میں صرف 33 ہندوستانی فوجی مارے گئے اور 100 زخمی ہو گئے. اور اس طرح سے انہوں نے نوشہرہ کو بچایا. نوشہرہ کے بعد پھر انہوں نے یہ جھنجر کی طرف پھر گئے اور کہا کہ میں تب تک چٹائی پر سوؤں گا جب تک جھنجر واپس نہیں لوں گا. یہ 1 دسمبر 47 کو ہوا تھا، دسمبر میں، لیکن 2 جولائی 48 کو عثمان نے جھنجر واپس لے لیا اور اسی میں وہ شہید بھی ہو گئے. اور دوسری طرف سے جو پلاٹون جموں سے، یہ تو جموں والی تھی، جو اوڑی سے چلے گئے تھے کشمیر سے، وہ پنچ میں پہنچے. پنچ میں اس وقت کیا کیا لیا تھا پاکستان نے؟ پاک آرمی، ریبلز، ٹرائبلز. ریبلز میں نے ان کا الیکھ کیا، 60,000 جو تھے پنچ. انہوں نے راول کوٹ 13 اکتوبر کو لیا، مینڈر 14 اکتوبر کو لیا تھا. ایکسیشن سے پہلے تحصیل پنچ 14 اکتوبر کو لی تھی. باغ تحصیل 21 اکتوبر کو لی تھی. میرپور جو ابھی انہی کے پاس ہے 23 اکتوبر کو لیا تھا. بھمبر 24 اکتوبر کو لیا تھا. اور راجوری 13 نومبر کو لیا تھا. اور مظفر آباد تو میں نے پہلے کہا 22 اکتوبر اور 12 24 اکتوبر کو. لیکن ہماری جو جموں سے یا اوڑی سے اپنا کشمیر کو کلیئر کر کے اوڑی آ گئی، یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ کلیئر کشمیر کا کیا اور بیٹھ گئے. وہ کلیئر کشمیر کلیئر کر کے نہیں آئے، وہ پنچ آ گئے پنچ کو کلیئر کرنے کے لیے. اور پنچ میں 1 سال لگا اس فوج کو اس کو کلیئر کرنے کے لیے. یہ کالم جو تھا کرنل پریتم سنگھ ان کی نیترتو میں یہ پہنچ گیا، اور 1 سال تک انہوں نے پنچ کی وہاں رکشا کی. پھر اگلے سال 1948 13 اپریل 1948 بھمبر کو کلیئر کیا گیا. راجوری کو 13 اپریل 1948 کو واپس لیا ہم نے. بھمبر گلی 8 نومبر 1948 کو لے لیا. لنک پنچ اور جموں کے بیچ میں کیا. مینڈر 21 نومبر 1948 کو لیا. منڈی، لورن اور ساوجیاں یہ تحصیلیں ہم نے دسمبر 1948 کو لی ہیں. 1948 لڑائی 27 اکتوبر 1947 کو ہے. ابھی یہ فوج ابھی اپنی سیمائیں جو ایکسیشن سے پہلے لی گئی ہیں یہ نہرو کے نیترتو میں واپس لی جا رہی ہیں. اس کے بارے میں کوئی چرچا نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ووٹ نہیں آتے ہیں. یہ ہسٹری ہے، میں نے گھر میں نہیں بنایا ہے بیٹھ کے کمپیوٹر میں. اور اس 1 سال، آج تو لڑائی 5 دن کی ہوتی ہے، پوری دنیا آپ کے سر پہ ٹوٹ جاتی ہے سیز فائر کے لیے.
पूरा यूरोप 1948 में लगा था सीज फायर करो, पूरा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लगा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर करो, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब तक अपने रजौरी, पुंछ और कश्मीर को और कारगिल को वापस नहीं लिया तब तक सीज फायर नहीं किया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। दे दो गालियां जितनी देनी है आपको, दे दो सुबह उठ के। प्लीज प्लीज प्लीज, आई डिडंट से। भाई आप लोग गुलाम नबी जी टाइम देख के 6-7 मिनट है सर। कितना टाइम है आपका? पार्टी का 6 मिनट टाइम है। मुझे मालूम है ना, आप लोग कहने की जरूरत है क्या? सर मैं चिंता मत करो सर, मैं चाहे जोर से बता रहा था, बट इट वाज ए हिस्ट्री। No complaint. I have no problem with history. No complaint against. I have to go by this thing. No complaint against anybody. Time है. I was only saying कि जो हिस्ट्री ठीक तरह से नहीं पेश की जाती, हमारे देश में बहुत सारी चीजें गलत हिस्ट्री को पेश करके हो रही है। अगर अच्छी हिस्ट्री पढ़ी होती तो ये जो वास्तवता है वो हिस्ट्री पढ़ी होती। हमने घर में बनाई हुई हिस्ट्री पढ़ी, उसको क्या करें। सर मैं आना चाहता हूं अब माननीय गृह मंत्री जी के साथ। बहुत स्वागत है आपका, आप गृह मंत्री बने। गृह मंत्री का सबसे ज्यादा हमारा जो संबंध जम्मू कश्मीर वालों का होता है गृह मंत्री से होता है, दूसरे किसी मंत्रालय से होता नहीं। 47 से 1947 से जिस तरह की परिस्थिति जम्मू कश्मीर में है, तो सब सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से और बाकी चीजें गृह मंत्रालय से होती। मैं 2-3 चीजें यहां बनाना चाहता हूं। आपने माननीय गृह मंत्री जी आपने बताया उस सदन में, मैंने सुना आपका भाषण पूरा। अच्छा ठीक है, स्वागत है आपका। आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप पहले गृह मंत्री हैं जिसके लिए कश्मीर में कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ, कोई हड़ताल नहीं है। ये इसको आपको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये जो आप लोगों ने कहा कि जीरो टॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी, ये कुछ गले से नहीं उतरी। गले से इसलिए नहीं उतरी, जीरो टॉलरेंस है, हम सब चाहते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में जितना भी हम आतंकवाद को खत्म कर सकते थे उसमें डट के किया, किसी से पीछे नहीं रहे। लेकिन हम लोगों ने आतंकवाद को तकरीबन फ्रीजिंग पॉइंट पे लाया था, चाहे वो कांग्रेस की और पीडीपी की गवर्नमेंट हो, चाहे बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की गवर्नमेंट 2014 तक हो। आतंकवाद खत्म हो गया था। क्या वजह है कि इन पिछले 2014 से लेकर सबसे ज्यादा फौजी, एक तो 80 की बात 90 की बात नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि जब से आतंकवाद खत्म हो गया पिछले 10-15 साल से, क्या वजह है कि इन्हीं 5 सालों में सबसे ज्यादा हमारी फौजी मारे गए? क्या वजह है कि सबसे ज्यादा सिविलियन इसी वक्त में मारे गए? क्या वजह है कि हमारे आर्मी, मेरे लिखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 16 आर्मी सीआरपी के जो इंस्टॉलेशन वो उड़ी से लेकर नगरोटा से लेकर जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं उन पे हमले हुए और लोग हमारे फौजी मारे गए। सिर्फ हमले नहीं हुए, मारे गए भी। अगर ये जीरो टॉलरेंस है तो ये 16 हमले कहां से आए, क्यों हुए और हमारे फौजी क्यों इनमें मारे गए? पहले जब 90 और 91, 92 में, 93 में इतना अंतिम चरण पे आतंकवाद था, उतने बड़े हमले क्यों नहीं हुए? हजारों लोग मारे गए, लेकिन आर्मी इंस्टॉलेशंस को आप क्यों नहीं बचा पाए, पठानकोट से लेकर और उड़ी तक और नगरोटा तक? तो ये जीरो टॉलरेंस की निशानी तो नहीं है। सबसे ज्यादा फौज मरना, सबसे ज्यादा आतंकवाद के हमले आर्मी पर होना, बीएसएफ, सीआरपी, पुलिस पर होना, सबसे ज्यादा सिविलियन मारना, सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट, मिलिटेंट रिक्रूटमेंट हो जाना, ये तमाम चीजें जीरो टॉलरेंस से साथ मिसमैच।
आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम सब आपके साथ। आतंकवाद किसी के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए नहीं है, कश्मीरी जनता के लिए नहीं। आतंकवाद को खत्म करना ही चाहिए। लेकिन उसमें आप लोगों ने जब गवर्नमेंट बनाई थी पीडीपी के साथ, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम बनाया था, और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम, मेरे पास बहुत है, समय नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन होता, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पहल होती। माफ कीजिए, आपने 3 साल में आप उनके साथ मिलकर हुकूमत रहे और 1 साल से आप अकेले हुकूमत चला रहे हैं, तो कोई भी कदम आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका जो लोगों को कॉन्फिडेंस लेने का जो आपका मिनिमम प्रोग्राम था, सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, आपने एक भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं लिया, न उस पार न इस पार, न लोगों के साथ। आप लोगों ने कहा कि काश जो हजारों और लाखों लोग 2014 में पीड़ित हुए थे, 100 साल के बाद वहां बारिश और पूरा कश्मीर, बाढ़ आ गई थी और पूरा कश्मीर डूबा हुआ था। मैं पूरा 1 महीने वहां था। 100 साल के बाद, 111 साल के बाद ये इतना बाढ़ आया था। उन्होंने लोन लिए लोगों ने मकान बनाने के लिए, वो लोन उतार नहीं सकते। होटलों की ऑक्यूपेंसी 4 साल से 5 साल से 5% से 10%। क्या वजह है कि 5 साल में अचानक 2014 तक वो ऑक्यूपेंसी 60 और 70 साल थी? क्या वजह है कि वो आपकी सत्ता में आने के बाद वो 5 से 10% पहुंच गई होटल ऑक्यूपेंसी? उन्होंने लोन लिया, वो कौन देंगे? 5% जिसकी ऑक्यूपेंसी हो, 10% 15% जिस होटल की ऑक्यूपेंसी हो, वो कहां से लोन वापस किस्त करेगा? वहां की टैक्सियां जो अच्छी हर दर्जे की टैक्सियां हैं, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट भी आता है और हमारे देश के भी आप अच्छी अच्छी टैक्सियों में चलते हैं, उन्होंने जो लोन लिया है वो मर रहे हैं। शिकारा वालों ने लोन लिए, वो मर रहे हैं। दुकानदार जो हैं उन्होंने लोन लिए, वो मर रहे हैं। ये पूछने अगर मैं बहुत खुश होता माननीय गृह मंत्री जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद आप इसमें कुछ करेंगे। 5 साल में कोई प्रयास नहीं हुआ कि इनका लोन उतारने के लिए कि 5 साल तक आप ये किस्त मत दे दो। कहां से ये किस्तें लाएं? बैंक उनको रोज उनके पीछे पड़ा होता। यही अगर क्या होता कि स्थिति ऐसी हाल है, टूरिज्म नहीं, टूरिज्म को लाने के लिए क्या प्रयास किया? यही किसी सदन में चर्चा हो रही थी, मैंने उस वक्त के गृह मंत्री जी को बताया था कि आप 2-3 टेलीविजन पर कश्मीर पे चर्चा बंद कर दो तो टूरिज्म पूरा हिंदुस्तान का जाएगा। लेकिन मुझे माफ कीजिए, उन गृह मंत्री ने भी कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान के 2 मुर्गे पकड़ के टेलीविजन पे और यहां के 2 और मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और वो बाद में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो जाती है और देश में तनाव अलग होता है, और जो टूरिस्ट पर्यटक जाना चाहता है कश्मीर में वो नहीं जाता है। वो इंटरटेनमेंट दिखाएं और जितना प्रचार करें भारतीय जनता पार्टी का, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश को नुकसान मत पहुंचाएं ये मुर्गे लड़ाने से। उससे देश को नुकसान होता है, कश्मीर को नुकसान होता है, हमारे मुल्क को नुकसान होता है, हमारा जो हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है उस भाईचारे को नुकसान होता है जब टेलीविजन पे लड़ता है। उसकी फिर सीमा कोई नहीं होती। वो गृह मंत्री जी आप सक्षम है ये करने के लिए, प्लीज करिएगा। देश के लिए भी अच्छा होगा, दुनिया के लिए अच्छा होगा, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा, और कश्मीर के विकास के लिए और टूरिज्म के लिए भी अच्छा होगा। दूसरी, इसलिए इसके साथ साथ कुछ कदम ऐसे उठे जो नहीं होने चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर हम ले नहीं सकते तो कम से कम लोगों को एलिनेट करने का रास्ता तो नहीं आए। हमारी पॉलिसी रहनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हिंदुस्तान के सदन और सदन की कि अगर हमसे कोई दूर है, खफा है, नाराज,
उसको वापस लाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और हमारे आज के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इनको गले से लगाओ, लेकिन गले से खाली शब्दों से नहीं, वो अपनी करनी से करना होगा। शब्द कोई माने नहीं रखते राजनीति में। हम बहुत सभी भाषण करते हैं सदन और सदन के बाहर, लेकिन क्या उस बात पे अमल करते हैं? इसी गवर्नर रूल में पिछले साल, ठीक है, हमारी रक्षा, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस, उसमें मैं बाद में श्रद्धांजलि दूंगा सबको। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पुलवामा में 40 मारे गए, वो सबसे बड़ी दुखद घटना इस देश के लिए थी। उनके परिवार के लिए तो थी, लेकिन देश के लिए थी। वो देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं। लेकिन उसके बाद हफ्ते में 2 दिन ट्रैफिक जम्मू से कश्मीर तक कोई नहीं चलेगा। माननीय गृह मंत्री जी, क्या हिंदुस्तान के किसी सूबे में आज तक हुआ? क्या दुनिया के किसी प्रांत में हुआ? जम्मू कश्मीर के 2 कैपिटल है और 2 कैपिटल इंटरलिंक्ड, सब सामान उधर से जाता है, पैसेंजर जाता है, दूसरा जाता है, खाने पीने की चीजें जाती हैं, दवाइयां जाती, और हफ्ते में 2 दिन बंद करो। वो तो था ही था, लेकिन आज से जो नया ऑर्डर निकला, जो कल निकला, मुझे बहुत ही खेद है ये कहते हुए, लेकिन मैं सदन के साथ ये शेयर करना चाहता हूं। कई सालों से अमरनाथ यात्रा जी, श्री अमरनाथ यात्रा हमारे यात्रु जाते हैं। मेरी सरकार तो इसीलिए गिरी थी कि मैंने उनको जमीन दी, इसीलिए गिरी थी। मैंने जम्मू में 3 महीने में ट्रिपल शिफ्ट में यात्री निवास बनाया। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, और ये आज से नहीं चल रही। मुझे आजादी के से पहले का मालूम नहीं है, लेकिन आजादी के बाद से आज चल रही है। लाखों में लोग जा रहे हैं। ये जो लाखों में जब हमारे यात्री कश्मीर घाटी में पहुंचते हैं, ये घोड़ा वाला कौन है? ये पालकी उठाने वाला कौन है? जिसमें मेरी बहनें, माएं, बुजुर्ग, बूढ़े हिंदू भाई और माएं और बहनें, बेटियां जो नहीं चल सकते उस पालकी, और उस पालकी को चलाने वाला कश्मीरी मुसलमान, उस घोड़े वाले को चलाने वाला कश्मीरी मुसलमान, उसकी रक्षा आज तक कभी चोरी की शिकायत नहीं मिली किसी घोड़े वाले की। जहां लाखों लोग जाएं और हजारों कश्मीरी उस ऑपरेशन में हों और शिकायत चोरी का न मिली। जब कोई जख्मी हुआ है, आतंकवाद में जख्मी हुआ है, तो ये कश्मीर के मुसलमानों ने उनको बस गाड़ियों से निकाल कर और गाड़ियां निकाल